अब आ रही होगी ना? अब आ रही है। चलिए। जिसको जिसको भी BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, न समझ में आई हो अभी तक, ठीक है, वो आज बहुत ध्यान से पहले जो चार्ट बनेगा उस चार्ट को दिमाग में डाल लेना, और उतने ही टॉपिक पे पहले आप अपनी कमांड कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद, या थोड़ा से पहले, यानी उससे थोड़ा से पहले, जैसे होता ना कि इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। किसी भी चीज का अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो वो चीज बेकार होगी। जैसे कढ़ाई में अगर चम्मच नहीं है, चम्मच, समझ रहे हो ना, चलाने वाला, कलछुल, हाँ, तो सब्जी जलना स्वाभाविक है कि बच जाएगी। नहीं बचा, और अगर नहीं है तो फिर चढ़ाना बेकार है ना, कढ़ाई के चढ़ाना बेकार है, जल जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। तो इस पूरे संहिता में जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, मेन, यानी कि उसके बिना ये और इस सारे लॉज जो है वो बेकार है, डेड है, जो क्रिमिनल नेचर के हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पुलिस। अहम भूमिका होती है पुलिस की, ठीक। तो पुलिस, और पुलिस के बाद फिर मामला कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। तो न्यायालय में कोर्ट साहब और जज साहब, यही दो का रोल होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, अगर पुलिस वाले कुछ ना करें तो कोर्ट साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और कोर्ट साहब कुछ नहीं करेंगे, जज साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इस एक्ट को पढ़ने के लिए जो शुरुआत की जाती है वो होती कहाँ से है, देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा था ना कि दो पात्र आपको सेलेक्ट करने हैं, दो पात्र आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। दो पात्र आपको सेलेक्ट करने हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि जो थोड़ा लंबे चेहरे के होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसा है क्या? या जो बहुत छोटे होते हैं, लंबे चेहरे के, ठीक है। चलिए, ये दो पात्र हो, ठीक है। अब इसमें एक मारेगा, एक मार खाएगा। तो इसमें मार कौन खाना चाह रहा है? कोई मार खाना चाहता है? कोई भी। तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसको अपने वे में भी ले लो। मान लो ये मिस्टर अभिजीत है, ये मिस्टर अभिजीत, ये गए अपना कहीं मेले वेले में, इनको मिस्टर रामलाल दो थप्पड़ मार दिए। क्या मारे? दो थप्पड़ मार दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मार दिया, अच्छी बात है ना। एक तो वो हो गया। मिस्टर अभिजीत की एक ट्रक चल रही है, उस ट्रक को मिस्टर रामलाल ने लदी ट्रक को पार लगवा दिया। पार लगवा दिया मतलब उठवा लिया, गायब करवा दिया। ये बात मिस्टर अभिजीत को पता है कि मेरी ट्रक कौन ले गया, कहाँ से ले गया, कैसे ले गया। फिर दूसरी कंडीशन हो गई ना, एक में थप्पड़ मारा, एक में ट्रक गायब करवा दिया, है ना। और तीसरी कंडीशन में बहुत ज्यादा हो गया, कौन है? बहुत ज्यादा हो गया, बात नहीं, कह दो, कह दो जिनके फीस नहीं जमा उनका सर बोले थे, तीन तीन बार बोले थे। उसके बाद इसने इसको ज्यादा टेंशन हुआ, गोली मार दिया, गोली मार दिया, और अभिजीत एक्सपायर हो गया। तीन कंडीशन बन गई, है ना। अब तीनों कंडीशन में मिस्टर रामलाल, अब ये नहीं रहे,
तो इनकी तरफ से पहली कंडीशन में क्या होगा, थप्पड़ मारा, दूसरे में ट्रक गायब किया, और तीसरे में हत्या कर दिया। तीन हुआ। धारा 173 से 196 अब आइए। सेक्शन 173 से 196, चैप्टर 13 है, 13, चैप्टर 13, पुराने में 12 होगा ना। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति को मारा, नाम पात्र पता हो गए। हाँ, तो पहले वाले कंडीशन में क्या होगी, पहले वाले कंडीशन में एनसीआर होगा, जिसमें थप्पड़ मारा था, जाएगा कहेगा साहब इन्होंने हमको थप्पड़ मार दिया, बाल खींच लिया, समथिंग टाइप में, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, तो पुलिस वाले कहेंगे एनसीआर कर दो। ठीक है, एनसीआर धारा 174, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर। ठीक है, एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक, दूसरे में दूसरे में कंप्लेंट कर देगा। कंप्लेंट, एनसीआर में भी कंप्लेंट होती है और कंप्लेंट में भी एनसीआर हो जाती है। ठीक है, तो वो कंप्लेंट पे जब जांच होती है तो एनसीआर का भी मामला बन सकता है, एफआईआर का भी बन सकता है, दो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, चैप्टर 16, सेक्शन 223 से 26, सेक्शन 223 से 226 कंप्लेंट कर दिया। ठीक है, फिर लास्ट में जो हत्या कर दिया, एफआईआर। एफआईआर और भी मामलों में, खाली मर्डर में ही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और भी गंभीर मामले होते हैं जिनमें भी एफआईआर हो जाती है। तमाम एक्ट है, सीएसटी पॉक्सो है, तमाम है ना। एफआईआर चैप्टर 13, सेक्शन 173, 173 में एफआईआर हो गई। ठीक, बात इतनी समझ में आ गई। शुरुआत कहाँ से हुई, एनसीआर से, या चाय पीने गए थे अभी, वहां पे दूसरे बच्चों से मारपीट हो गई, लफड़ा शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया ना। विवाद शुरू हुआ तो ये सारी चीजें वो व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति पीड़ित है। पीड़ित को कहां पर डिफाइन किया गया, टू विक्टिम, पीड़ित, टू वन वाई, पहले टू डब्ल्यू ए में था। हाँ, ठीक, पक्का कंफर्म, बेरेक्ट नहीं लाई, क्यों, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां तक समझ लेना, याद भी करना है, ध्यान में भी, पूरा चार्ट बनाना है। ठीक, अब आगे आइए। अब देखो यहाँ पे, मान लो एफआईआर हो गई, एनसीआर हो गया, कंप्लेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो अपराधी अपराधी को खोजा जाएगा, है ना। अपराधी को क्या किया जाएगा भाई, एफआईआर हो गई तो खोजा जाएगा, कंप्लेंट हो गई है तो फिर उसकी जांच वाच करवाने के बाद अगर एफआईआर का आदेश हुआ है तो फिर खोजा जाए, यानी अल्टीमेटली अपराधी की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें एफआईआर के बाद अपराधी को खोजा जा रहा है, तो दो कंडीशन होती हैं, या तो वो फरार हो जाए या तो वो मिल जाए। तो पहले खोज के लाते, पहले उसको। चैप्टर 5,
चैप्टर 5, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अपराध किए तब तो गिरफ्तार हो गए ना। तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चैप्टर 5, सेक्शन 35 से 62। चैप्टर 5, 35 से 62। अब चैप्टर 5, तीन कंडीशन होती हैं। पहले तो ये कि कौन गिरफ्तार करेगा, किसको अथॉरिटी है। तो चैप्टर कौन गिरफ्तार करेगा कौन गिरफ्तार करेगा। सेक्शन 35 से 41, 35 to 41। कौन गिरफ्तार करेगा। वो में अरेस्ट। आप भी गिरफ्तार कर सकते हो, पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो अभी इस सेक्शन में पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं कौन गिरफ्तार कर सकता है, ये बातें बता दी। फिर सेक्शन 42 बीच में छूट जाता है, उसमें प्रोटेक्शन है आर्म्स फोर्सेस को, उसको गिरफ्तार करने से संरक्षण। फिर गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, दौड़ा के, गिरा के, पकड़ के, जाल डाल के, गोली मार के गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो इनकाउंटर करके, है ना, इनकाउंटर करके भी गिरफ्तार हो, पैर में गोली मार देते तो इनकाउंटर में मर जाता आदमी। 43 से 46, 43 से 46 कैसे की जाएगी, क्या कैसे की जाएगी, अरेस्ट कैसे, क्या, हाँ, कैसे की जाएगी। हाउ मेड अरेस्ट, हाउ मेड अरेस्ट, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिर अब पकड़ में आ ही गया है तो क्या करेंगे, उसकी सेवा सत्कार भी करेंगे। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार और उपचार। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार और उपचार। सेक्शन 47 से 62 तक है ना, हाँ 62, 52, 47 से 62। ये तो अभाग्यशाली था, अभागन, अभाग्यशाली कि गिरफ्त में आ गया बेचारा, पकड़ में आ गया, है ना। तो जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके साथ जो उपचार होते हैं ये संवैधानिक संरक्षण, फंडामेंटल राइट होते हैं, आर्टिकल 22, ठीक है। तो यहां से भी संबंध है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, गिरफ्तार करवा लिए, सुकून हो गया। जिसने मारा था या जिसने जुर्म किया था, अपराध किया था, उसको गिरफ्तार कर बड़ा सुकून मिला, है ना। अब अगर गिरफ्तार नहीं होता है, फरार हो जाता है, गिरफ्तार नहीं होता फरार हो जाता है, तब क्या होगा। तब उसको हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाएंगी। क्या जारी की जाएंगी, आदेशिकाएं, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं, हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं।
ठीक है, हाजिर होने के लिए आदेश है। सेक्शन 63 टू 93। अब फिर मामला आ जाता है यहाँ पे कि जो एनसीआर किया था या जो कंप्लेन किया था, तो उसमें अभी तो ये डिसाइड नहीं कि मामला गंभीर है कि मामला यानी संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। कंप्लेन में, चूंकि कंप्लेन जो होती है वो संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में होती है, ध्यान रखिएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है, क्योंकि वहां पता नहीं होता है कि है क्या। ठीक। और एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है और एनसीआर हमेशा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो 2 वर्ष से ऊपर के दंड से, कि 3 वर्ष के ऊपर से दंड से दंड नहीं होता है ना। 2 वर्ष में एनसीआर 2 वर्ष के ऊपर से यहाँ पे अंतर है, इसीलिए बोल रहा हूं। अगर समन मामला और वारंट मामला होता तब यहाँ पे 2 years होता। समन मामला 2 years बिलो और वारंट मामला 2 years एबव। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो 3 years के ऊपर होता है और नॉन कॉग्निजेबल जो होता है वो 3 years के नीचे होता है, नॉन कॉग्निजेबल जो होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो जल्दी से बेलेबल नहीं होते हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो बेलेबल हो जाते हैं। तो वो अभी आगे आएगा, पहले यहां समझो। यानी कि अब मामला कैसा है, कंप्लेन पे है या मामला नॉन कॉग्निज एनसीआर पे है, तो कहते समन दे दो उसको। समन एज ए कोर्ट का दावतनामा होता है, एज ए कोर्ट का दावतनामा कि आइए महाशय आपका वेलकम है। बेइज्जत नहीं करते इसमें, समन में। ठीक है, इसका रियल का जो मीन्स होता है वो होता है बुलावा पत्र। ठीक है, बुलावा पत्र, समन। सेक्शन 60, 63 से 71। चैप्टर, चैप्टर लिख दिया था ना, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 6। देखते चलिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर ये चार्ट आपके दिमाग बैठ गया ना तो सीआरपीसी आपको लगेगी अब क्या, अब तो मजा आ गई। और ये चार्ट अगर नहीं समझ में आया तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे उलट फेर के, समझ में नहीं आएगा। समझ में आया मतलब ये होता है कि बहुत देर बाद आते हैं, फिर बैठते बैठते बैठाते बैठाते बहुत समय लग जाता है। सेक्शन 1 से अगर शुरू करते और ले जाके 537 पे गिराते हैं, 531 पे अगर गिराते आपको, तो हो सकता है कि समस्या आती है आपके साथ। अब देख लोगे, अभी खुद ही देख लोगे कि समस्या आती कि नहीं आती। तो ये समन मामला हो गया, बार बार समन जा रहा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा। समन को वारंट मामले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समन को वारंट मामलों में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो इसमें हो गया, लेकिन अगर मामला गंभीर है, एफआईआर वाला है, तो क्या होगा, वो वारंट होगा। सेक्शन 72 से 83, 72 से 83। चलो भैया, वारंट भी हो गया। समन और वारंट में भी एक अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है। वो बेसिक अंतर क्या होता है कि समन जो होता है वो हमेशा अभियुक्त के नाम जाता है। ठीक है, या पार्टी के नाम जाता है। और वारंट हमेशा अरेस्टिंग पर्सन के नाम जाता है, यानी जो अरेस्ट करना चाह रहा है, जो अरेस्ट करने वाला है उसके नाम जाता है, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि फला व्यक्ति को कोर्ट में लाके हाजिर करो। तो ये एक जिम्मेदार आदमी को दिया जाता है। ठीक है,
तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पुलिस ही हो, जरूरी नहीं है। किसी भी गांव के संभ्रांत व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है समन में और वारंट में। ठीक। फिर अब भैया वारंट दे दे के परेशान हो गया, नहीं आ रहा है, तब क्या करें? तब कुछ है, प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा और कुर्की। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, कुर्की। सेक्शन 84 to 89। अब इससे भी काम नहीं चल रहा है, नहीं हो गया है, तो अब कुछ चीजें इससे भी काम, मतलब कि मिले या ना मिले लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे न्यायालय उस भूमिका में होता है कि बेइज्जती तो बहुत हो गई, वारंट भी दिए, समन भी दिए, वारंट भी गया, नहीं आया, बेइज्जती तो है ना न्यायालय की। तो ये सेम वैसा ही होता है जैसे रास्ते चलते हुए आपके ऊपर किसी ने छींट डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, या किसी ने आपको थोड़ा सा टच करके निकल गए, आप डर गए, फिर उसके बाद का जो आपका रिएक्शन होता है वो क्या होता है? वो तो आपको मार के निकल गया। अब आप क्या करते हो, अपने आप को कैसे संतुष्ट करते हो? हाँ, है ना? तो वो क्या करता वहां पे, गिरा दो घर जाके उसका। बस भाई 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 बहन में लड़ाई हो जाती है, तो भाई ने अगर कुछ कर दिया, मार दिया या कुछ किया, और आप उससे नहीं जीत पा रहे या वो भाग गया, तो क्या करते हो? उसकी कॉपी पेन, कुछ ना कुछ उसका नुकसान करते हो अल्टीमेटली। तब आपको संतुष्टि मिलती है ना? तब न्यायालय की बेइज्जती हुई है तो न्यायालय भी तो कुछ करेगा ना, या गिरा दो घर जाके उसको। तो इज्जत के साथ पहले प्रोक्लेम किया, बताया आपको कि आपका ये होने वाला है, सुधर जाइए आप। सूचना दिया, डुग्गी पिटवाया, तमाम तरह के किया, मतलब एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उस तरीके से। तानाशाही सिस्टम होता तो सिर उठा ला, जा गिरा दो, बुलडोजर चला दो, है ना? तो ये नहीं किया, प्रोसेस से किया। इसीलिए प्रोसेस टू कंपेल लिखा हुआ है वहां पे, हाजिर होने के लिए विवश करना उसको। भैया ठीक है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो घर तो गया। ठीक। फिर इसके बाद 94 से, ओ सॉरी 90 से 93 तक आदेशिकाओं से संबंधित अन्य उपबंध होते हैं। अदर प्रोसेस जो होता है, नहीं कि अदर रूल्स रेगुलेशन, जो रिगार्डिंग प्रोसेस होता है। आपका प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, उससे गलत चीज आपने छपवा दिया, आपके यहाँ गलत तरीके से मेडिसिन बिक रही है, तमाम चीजें होती है उसके बारे में है, तो वो वहां पे कैसे उन लोगों को जवाब देने के लिए कंपेल किया जाएगा कि आप आके अपनी सफाई दीजिए। ठीक है। तो ये चार बातें हो गई। कौन कौन सी हुई? समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैच्ड और अदर रूल्स। इज्जत के साथ सब काम हुआ अभी तक, है ना? डेमोक्रेटिक तरीके से। बात जहां तक क्लियर हो गई? दो दो कॉलम बन गए ना, एक में गिरफ्तार हो गया, एक में गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। तो अब जिसमें वो गिरफ्तार हो गया है, पकड़ में आ गया है ना? तो क्या करेंगे उसका? सारा प्रोसेस हमने पकड़ने के बाद कर दिया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटे में हमने पेश कर दिया, और जितनी भी उसकी फॉर्मेलिटी थी सब पूरी कर दी। अब क्या करोगे उसका? दो ही चीजें होती हैं, जेल ले जाओगे, है ना? क्या करोगे? जेल ले जाओ। सेक्शन चैप्टर 24 और 34। चैप्टर, अब यहां फिर समझना, वहीं से कहां से? जेल,
जो तीन बातें थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, नॉन कॉग्निजेबल था, यानी कि एफआईआर वाला मामला था, एनसीआर वाला था, या कंप्लेंट वाला था। तो अगर मैंने कहा था ना, बेल, बेल भी आपकी जेल के साथ बेल भी हो जाती है, बेल के साथ जेल भी हो जाती है ना। तो अगर एनसीआर है तो उसमें तो बेल दे देगा, खड़े खड़े आपको मिल जाएगी। और बहुत गंभीर अपराध नहीं है तो बेल तो खड़े खड़े मिल जाती है। बेल आपका राइट होता है, बेल इज अ राइट, और जेल इज एन एक्सेप्शन। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, है ना। बात समझ में आई? तो अब देखिए आगे क्या होता है। कोनिका को पासवर्ड कौन दे दिया है? अच्छा। ऑफलाइन वाला फिर कल बदलना पड़ेगा। तुमको कौन दिया है? अच्छा, शाम में थी क्या ये? अच्छा, तो अब मतलब सुबह शाम बदलना पड़ेगा। तो कहाँ पे थे हम? कम, जेल। हाँ, मोतीराम बना मध्य प्रदेश राज्य। अब जेल फॉर्मेलिटी करने के बाद जेल ही तो भेजेगा, पुलिस वाले अपने पास तो रखेंगे नहीं, जेल भेज देंगे उसको। अब जेल में सेक्शन 301 से 306, कारागारों में परिरुद्ध और निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, जो आते हैं ना नैनी से, देखा होगा ना, रास्ते में बेचारे झांकते रहते हैं ऐसे, जैसे दरबे में बंद मुर्गे की तरह ना। सोचते होंगे कि काश ना किए होते तो कितना अच्छा रहता, हम भी घूमे होते, हम भी नाश्ता किए होते, हम भी चाय पी रहे होते। बेचारे इधर जाते ना मनमोहन पार्क होके, तो देखते होंगे तो कैसे बढ़िया आजादी से घूम रहे हैं। और फिर जब जाते होंगे, फिर जज साहब नहीं आते होंगे, बहुत गली आते होंगे मन मन में ना। फिर उसके बाद फिर जब आते होंगे, मतलब रिमांड में दे दिया। जुडिशियल रिमांड भी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पुलिस रिमांड तो होती है, एक जुडिशियल रिमांड भी होती है। तो वो जो पुलिस रिमांड होती है तो वो तो विद इन 24 आवर में ही डिसाइड हो जाता है कि देना है कि नहीं देना है, ठीक है। और जुडिशियल में चला गया, मतलब 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करके मजिस्ट्रेट ने कहा जेल भेज दो इनको, जेल चला गया। फिर वहां से जरूरत पड़ी तो जुडिशियल रिमांड भी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पुलिस रिमांड अलग होती है, जुडिशियल रिमांड अलग होती है, ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। तो डिटेंशन जो आपने कर रखा है वहां पे, यानी कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फर्ड, कन्फाइंड एंड और डिटेंशन, है ना, इन प्रिजनर। तो 301 से 306 ये हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 34 में क्या है? कारागार और इम्प्रिजनमेंट, नहीं कि वो सॉरी कारावास, जो इम्प्रिजनमेंट, वो 457 से 460, 457 से हाँ, कारावास, चैप्टर 34 सब पूरा। कारावास, खाली कारावास किसमें है? 57 से 60 सिर्फ कारावास अभी पढ़ना है आपको, अभी आपको आगे नहीं पढ़ना। 457 से 460, ठीक। हाँ, वो तो पूरा। नहीं, कहाँ क्या देख रहे हो तुम लोग, कारावास टॉपिक दिया है तो 457 से 460 है वो, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया जेल, चैप्टर 24 एंड 34, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट देखना है, ठीक है, कारावास और आपको डिटेंशन सेंटर देखना है ना। हो गया। अब जेल की सुविधाएं क्या है, जेल मैनुअल में क्या होता है वो अलग बात है। वो पुलिस एक्ट में कुछ थोड़ा से पार्ट अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। बेल का मसला आ गया कि भाई इसी के पैरेलल बेल भी चलती है। अगर जमानत देने लायक है तो हम जेल नहीं भेजेंगे उसको, बेल देके छोड़ देंगे। तो बेल में चैप्टर
35 बेल। अब बेल आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दो बातें होती है ना। जमानत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 478 से 496, ये सब याद रखने। 478 से 478 478, 7 8 4 7 8, 478 से 496। ठीक। अब बेल हो जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो कौन सी बात है। किन मामलों में बेल नहीं होगी और किन मामलों में अजमानती मामलों में जमानत हो सकती है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल हो सकती है। मैसेज नहीं पढ़ा था आप लोगों ने कल? जब बेल एक्ट है तो मोबाइल क्यों छू रही हो? साइलेंट पे रखोगे सब लोग, ठीक है? और कल से बैरक लेके आइएगा, और मैसेज सुबह देख के निकला करो, ठीक है? कदम घर से बाहर निकालने के पहले मोबाइल खोल लिया करो, देख लिया करो। तो ये बात हो गई, जेल और बेल का मामला हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके बाद एक प्रोसेस इधर ये समाप्त हो जाता है। जेल में भेज दिया तो मामला, बेल करा लिया, अपना टहल रहा है। वो उधर तो वो कैदी टहल रहा है, गांव में घूम रहा है, बढ़िया सिगरेट पी रहा है अपना आराम से। कुछ नहीं होता यार, हो गया इतने तो छोटा मोटा काम होता ही रहता है। अब पुलिस वाले क्या करेंगे? जो एफआईआर लिख के बैठे हैं, जो एफआईआर लिख के बैठे हैं, या जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास हुआ है, तो वो लोग भी तो कुछ करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होगा वहां पे, ठीक है? पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो करवाएगा। ठीक है, अन्वेषण हमेशा पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट नहीं करता, वो करवाता है। तो एफआईआर के मामलों में इन्वेस्टिगेशन उसी चैप्टर में है जो चैप्टर में एफआईआर है। सेक्शन 173 से 196 का पूरा चैप्टर एफआईआर वाला। तो अब उसी में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोला जाता है। वो भूमिका किसको दी जा रही थी? कोई लिया था भूमिका? भाई मार खाने वाला जो बेइज्जत वाला था वो तो हमने यहाँ कर दिया, वो तो हमने नाम बता दिया, एक अभिजीत था और एक रामलाल थे। ये दो बात पात्र तो हमने दे दी। इसके बाद के पात्र अब इज्जत वाले हैं तो ले सकते हो, आईओ बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है, जो मुहर्रिर कहलाता है, जो एफआईआर लिखता है। हेड कांस्टेबल जो एफआईआर लिखता है, उसकी भी भूमिका रहती है। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको बना दिया जाए, कटारा जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। है? हाँ, कोई जरूरी है? निरीक्षक के पंक्ति के ऊपर होना चाहिए, कोई जरूरी है? अभिषेक को बना देते हैं, है ना? हाँ, तुमको बना देते हैं, पुलिस में हो तुम, आईओ बना दो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको नियुक्त किया गया, ठीक है? अभी देखना, अपना काम देखना। आपको क्या दिया जाएगा? 192 191 में क्या दिया जाएगा आपको? डायरी, अन्वेषण की कार्रवाई की डायरी दी। दे के आपका काम क्या होगा? डे बाय डे घटनास्थल पे पहुंचना है और अपनी डायरी की दिनचर्या शुरू कर दें। उस पे आपको गवाहों से, वहां के लोगों से, खुद जाके, या वहां से जो भी लोग हैं उसमें एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम है उनसे, उनको बुला के भी आप, क्योंकि पुलिस अधिकारी की शक्ति होती है कि वो बुला भी सकता है, अभी आगे आएगा इसमें, इसी में सब कुछ है, लिखा हुआ है। सारे अधिकार आईओ के जो है वो बुला भी सकते हो आप गवाहों को, ठीक है? जा भी सकते हो, सारा कुछ आप डायरी में लिखो।
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा। करने के बाद उसमें होता है कि आप चार्जशीट दाखिल कर दो, फाइनल जिसको रिपोर्ट बोलते हो, उसको एक लोग एफआईआर भी बोलते हो, फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, या उसको चार्जशीट भी बोलते हैं। तो जब आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, चार्जशीट भेजोगे। तो उसमें होता है कि उसमें भी जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसको भी बेल लेने का अधिकार मिल जाता है। कहाँ पे, जब 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो नॉन बेलेबल में भी बेलेबल बेल आपको ग्रांट कर दी जाती है, खतरनाक मामलों में, यानी कि संज्ञेय मामलों में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। एक वो भी आधार होता है, ठीक है, उसमें भी आपको अमूमन होता नहीं है, तो सब देख रहे हो, नहीं तो अभी तक बहुत से कैदी छूट गए होते, है ना। बहुत से लोग बिना चार्जशीट के जेल में बंद रहते हैं ना, चार्जशीट नहीं पहुंचती उन पर, कोई केस ही नहीं शुरू। जब तक चार्जशीट आपके हाथ में है, जब तक आप उसमें जितना भी खेलना चाहे खेल लो, ठीक। यानी वहां तक काम किसका होता है, पुलिस वालों का होता है, जो चाहे करे, मन माना करे। तो हमेशा जो केस डायरी होती है वो बहुत इंतजार करके बनाई जाती है, इसलिए और देर भी होता है। ये अगली पार्टी आएगी, अभी कुछ पैसा देगी, रिपोर्ट बदलवाएगी, कुछ लोगों का नाम निकलवाएगी, और अगर हमने लिख दिया तो फिर कट कट कर नहीं सकते, उसमें पेज हटा नहीं सकते उसमें, है ना, पढ़ा है ना। तो फिर पैसा वो चला जाएगा, काम भी नहीं होगा। तो इसलिए उसमें जल्दी से वो लोग एंट्री नहीं करते, क्योंकि उनका डिस्कशन होता है वो, ठीक है। उसमें आप कुछ टेम्परिंग, मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकता। यानी इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट भी नहीं बोल सकता कुछ कि आप कैसे कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं बोल सकता। ये आईओ का डिस्कशन। तभी देखा होगा आपने कि मेरा चार्जशीट से नाम सर हट गया है, पूछा ना, बहुत से लोगों का हो जाता है, चार्जशीट से नाम हट जाता है एफआईआर से, तो वही होती है। यानी एफआईआर का जो क्रीम होता है, नहीं एफआईआर में सही हुआ गलत हुआ, किसके साथ हुआ किसके साथ नहीं हुआ, तो वो पहला स्टेप होता है फिल्टर करने का। क्या, इन्वेस्टिगेशन। भाई एफआईआर में हमने 10 लोगों का नाम लिखाया था, लेकिन अब हम जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 2 लोगों का तो कोई रोल ही नहीं था, या वो लोग घटना के समय पे यहाँ थे ही नहीं, उन्होंने प्रूफ दे दिया, बता दिया, समझा दिया, तो उनका नाम हटा दिया हमने। एक तो वो सीधा हो गया। एक का कुछ थोड़ा सा रोल था, बेचारा परेशान है कि सर किसी तरह मेरा नाम हटा दीजिए, लाइए 2 लाख रुपया दीजिए, हटा देते हैं। मरता क्या ना करता, मौसी से मांगा, बुआ से मांगा, लेके लाके 2 लाख दे दिया, आईओ साहब ने हटा दिया। क्या दिक्कत है, नामे तो हटाना, लिख दिया उन्होंने कि ये घटनास्थल में मौजूद नहीं थे, ठीक। तो क्योंकि वो बैकडोर से कोई सपोर्ट भी अगर किया होगा तो वो चीज साबित नहीं कर सकते, इसीलिए देखा होगा बहुत से केस को प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाता, वो छूट जाते हैं। तो वो तो छूटने वाले में होते हैं, वहां पे कमजोर कर देते हैं। नहीं, नाम अगर देख लिया कि आदमी है तो उपस्थित तो है वीडियो में, तो उसके बारे में उन्होंने ऐसा लिख दिया कि रोल उसका कमजोर हो गया। तो आप चूंकि हटा नाम नहीं सकते इसलिए कि वीडियो में है, आजकल तो थोड़ा समस्या हो जाती है, नाम नहीं हटा सकते, लेकिन ऐसा लिख देंगे उसके बारे में, उसके रोल के बारे में, कि वो आगे जाके साबित ही ना हो पाए, खत्म, कम छूट जाएगा, पैसों ले लिए, काम हो गया, तो फिर आगे जाके देखना भाई अब हमारा काम खत्म। तो जैसे ही चार्जशीट आप भेज देते हो, आपका काम खत्म, सुकून से सोइए अब आप, पुलिस वालों का काम वहीं से खत्म। अब न्यायालय का काम शुरू हो जाता है। चैप्टर 14, चैप्टर 14 क्या लिखा है, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, है ना, 197 से 209। अब जांच और विचारण, अब यहाँ पे कौन सी होगी, अब यहाँ पे चूंकि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, jurisdiction ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज। अब ये जुरिस्डिक्शन शब्द आ गया, तो इसी को मैंने कहा था ना कि कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो अभी हम बाद में अभी पढ़ेंगे, पहले अभी जुरिस्डिक्शन शब्द आया ना,
तो अब उसमें जुरिस्डिक्शन, ये अमूमन थोड़ा सा समझ लो, जैसे अपना सेशन जुरिस्डिक्शन हर एक जिले का होता है, हर एक जिले का जुरिस्डिक्शन सेशन होता है। तो जिले के अंदर जितने भी न्यायालय होंगे, जितने भी अपराध होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सब जिला न्यायालय में तो आएंगी। और फिर उसमें भी कोर्ट बटी होती है। 5 थाने इन जज साहब के पास है, 5 थाने उस जज साहब के पास है, 5 थाने उस जज साहब के पास है। ये तो होता है। तो अब वो मान लो उस थाने में, थाना धूमनगंज में कुछ घटना घटी, तो वहां की जो एफआर जो फाइनल रिपोर्ट होगी या जो चार्जशीट होगी, वो कहाँ जाएगी? जो मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार होगा उसके न्यायालय में उसको दाखिल कर दिया जाएगा। अब वो जज साहब क्या करेंगे? उसकी जांच करेंगे और उस पर विचारण करेंगे। ठीक है। तो अब जज साहब देखेंगे कि बेटा तुम जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट लाए हो, शुद्ध शुद्ध लाए हो कि बस अनर्गले ला के सब पेश कर दियो। तो अब वो उसको फिर फिल्टर करते हैं, एक एक बिंदु पे वो देखते हैं उसको। अब उसमें अगर उनको कहीं पे लगता है कि धारा गलत लगा दिया है, नहीं लगना चाहिए था, हटा देंगे। वो नहीं हटाएंगे, हटा सकते हैं। और उसकी कॉपी प्रतिलिपि वगैरह अगली पार्टी को भी कहेंगे दे दो। तो ये जांच और विचारण दंड न्यायालय की अधिकारिता होती है, वो करेगा। फिर उसके बाद 25, चैप्टर 25, अब लाइए, बुलाइए साक्ष्य। अब कहानी शुरू होगी ना, अब दुरुस्त हो गया ना, आपका रजिस्टर, आपकी फाइल क्या हुई? काट छांट के जो भी करना था हमने दुरुस्त कर लिया। अब बुलाइए साक्षी को, या जो जो चीजें आपको कंफर्म करना है आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक। फिर 26 में साधारण उपबंध उसमें होते हैं कि जब हमने सब कुछ ले लिया, उसमें लगा इसका नाम जो है हटा दो, इसको यहीं से छोड़ दो, मुक्त कर दो। ठीक है। या गवाही में गवाह जो बदल जाते हैं, तमाम तरह की कंडीशन होती है ना। मुंह कर गया, नहीं दे रहा है, तो 437 से 366, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ये भी करने के बाद फाइनली हम लोग फिर पहुंचते हैं सीधे ट्रायल में। इसके बीच में क्या होता है? जब जांच और विचारण हो जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो आपके ऊपर आरोप लगाता है। क्या करता है? आरोप लगाता है। आरोप किस चैप्टर में है? 18। सब करने के बाद वो आरोप लगाएगा आपके ऊपर, चार्ज 234 से 247 तक। अब चार्ज लग गया, विचारण सब कुछ हो गया, चार्ज लग गया आपको। अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी बातें देखी? इधर गया उधर गया, इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर 13, 100, इसी के बीच में 173 से 196, ये पूरा हमने किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने क्या देखा? इंक्वायरी, इंक्वायरीज, RIES, इंक्वायरीज एंड ट्रायल। चैप्टर 14, सेक्शन, फिर इसी इसी शब्द से संबंधित 2 चैप्टर और है ना, इसीलिए उनको यहां रख दिया गया था, 25 और 26। ठीक है। उसमें भी इंक्वायरीज एंड ट्रायल में एक है ना। हाँ, इंक्वायरीज एंड ट्रायल में
क्या है, एविडेंस है ना। ये किस में है, चैप्टर 25, सेक्शन 36, 35। फिर एक है जनरल प्रोविजन है, साधारण उपबंध है, वो भी इंक्वायरीज एंड ट्रायल के हैं उसमें, और वो चैप्टर 26। ये कहाँ से है, 200, 336 से 377, 336 से 37 से क्या होगा, 366। ठीक है। ठीक। हाँ, कौन सा कॉग्निजेंस। हम्म। वो वो इसमें नहीं होता है, उसमें तीनों बातें होती हैं। तो वो जब पहले में हम लोग कंप्लेंट लिखे थे ना, तो उसमें तीनों बातें हो गए। वो एफआईआर पे भी ले सकता है, किसी व्यक्ति पे भी ले सकता है, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो आप आ जाए। ठीक है। ट्रायल शुरू कर दिया जाए। ट्रायल चैप्टर, अच्छा, 19, 20, 21 और 22, ये चार चैप्टर संबंधित है। अब ये किससे किससे, पहला, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, यानी ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, 248 से 260। ठीक। चार्ट बनाना है, किताब में नहीं देखना है। 248 से 260, चैप्टर 19। ठीक। फिर दूसरा, वारंट, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, तो 261 से 273। ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक, 261 से 273 हो गया। अब मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण, तो अब चूंकि हम लोग अभी क्या किए थे, वहां पे समन मामले में भी हुआ था, वारंट मामले में भी हुआ था, है ना, और कंप्लेंट में भी हुआ था। कंप्लेंट में समन और वारंट दोनों मामले आते हैं। 274 से 282, 274, 282। फिर समरी ट्रायल्स, 283 टू 288, यानी कि 300 सेक्शन तक तो आप यहीं पहुंच गए ट्रायल पढ़ते पढ़ते। आधी सीआरपीसी तो खत्म हो गई, है ना। इतना आसान है। समरी ट्रायल हो गया आपका। ठीक। अब देखिए, ट्रायल हो गया ना। ट्रायल 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 मतलब समझ रहे हो ना। कहते कोई भी काम होता है, कहते ट्रायल दे दो, डेमो दे दो, है ना। तो यहाँ तो डेमो तो नहीं होगा, डेमो मतलब होता है छद्म। तो छद्म तो होता नहीं, यहाँ तो रियल होता है, तो इसलिए ट्रायल हो रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स में ट्रायल होता है, उसमें भी ट्रायल होता है। गाड़ी, अगर थोड़ा ट्रायल करो गाड़ी कैसी चल रही है ना, हाँ, ट्रायल ले लो जरा, अच्छी है कि नहीं अच्छी, क्या है ना। उसके बाद जज साहब को लगा कि मामला गड़बड़ है, अभियुक्त है, दोषी है, दोष सिद्ध कर देंगे। नहीं लग रहा है, दोष मुक्त कर देंगे। दो ही चीज तो करेंगे, तुम कहाँ करेंगे, निर्णय में करेंगे, जजमेंट आएगा। जजमेंट आएगा कि नहीं आएगा, निर्णय। चैप्टर 29, 392, 406, 390 से 406। निर्णय आ गया, तो निर्णय में दो ही बातें होंगी, या तो दोष सिद्धि होगी, या तो इसके अलावा तीसरा तो है नहीं। एक्विट होगा या कन्फेस होगा, कन्विक्ट होगा, है ना। एक्विट और कन्विक्ट, नहीं समझ में आ रहा तुमको ना, लेकिन क्या
हाँ पहली बार पढ़ रही हो? हैं? नहीं अभी कम कम, अभी तो पहली बार पढ़ रही हो तो कम कम में तो इसीलिए कहा ना कि ध्यान से पहले शब्दों को समझो और लाइन समझो। कम कम क्यों समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें होती है, इसीलिए मैंने कहा कोई रोल पे करो। हाँ वो पढ़ लिया आपने, तो नहीं जो प्रैक्टिकली आपने शुरू से अंत तक पढ़ लिया। अब अभी देखो, अभी एक एक क्वेश्चन बताते चलिए, पहले ये हो गया ना। अब जब निर्णय आएगा तो क्या होगा, या तो वो कन्विक्ट होगा या तो वो एक्विट होगा, दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा। 392 से 406 में सारी प्रक्रिया दी गई है। फिर अगर मान लो दोष मुक्त, दोष सिद्ध हो गए और आपको मृत्युदंड दे दिया गया तो 407, वो नहीं, सेक्शन 3, सेक्शन चैप्टर 30, 407 से 412, हाई कोर्ट जाइए, कंफर्मेशन लीजिए, फिर अपील करिए, है ना। फिर उसके बाद अपील में जाओगे, होने के बाद कहाँ जाओगे, अपील में जाओगे। चैप्टर 31 में 413 से 435 कहाँ जाएंगे, अपील में जाएंगे। फिर अगर उसे में कुछ मामला अपील वाला नहीं है तो निर्देश और पुनरीक्षण में चले जाएंगे, अगर अपील करने लायक नहीं है। प्रिफरेंस एंड रिवीजन चैप्टर 32, 436 से 445, ये यहाँ पे आके आपका मामला शांत हो जाता है। ठीक, ये आपके बीएनएसएस की प्रोसीडिंग है पूरी। अब समझो, अब समझ में क्या नहीं है, पहले शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं कि लाइन लेंथ नहीं समझ में आ रही कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। अब अभी अभी यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने तो मेंटेनेंस पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो प्ली बार्गेनिंग पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो वो, हाँ विक्टिम कंपनसेशन पढ़ाया ही नहीं, है ना। सब मन में आ रहा है क्या। इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा दे रहे हैं, न्यायालय, न्यायालयों की अधिकारिता, फिर एपीओज और पीओज ने, एपीओज जहाँ पे आपकी पोस्ट है वो, तो पहले हमने प्रोसीडिंग ले लिया है पूरी। तो ये इतने चैप्टर आपको मन लगा के पढ़ने हैं, मन इतने पढ़ लो तो ये मेरे समझ से काम हो जाएगा, और चाहे तो छोड़ सकते हो। लेकिन इसलिए नहीं छोड़ना है कि कॉम्बिनेशन आता है जे में, खासकर एपीओ में तो काम चल सकता है, जे में नहीं चल पाएगा। जे में कुछ टॉपिक बीच बीच में लगाना होगा, जैसे होता है ना गैप हो जाता है उसको भरना पड़ता है। जैसे दीवार बनाते वक्त मिस्त्री क्या करता है, एक तरफ से सीधी ईंट रखता चला जाता है। जब सीधी रखेगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइनें जो है मिलती चली जाएंगी, तो मिलती चली जाएंगी, तो उनको काटने के लिए वो क्या करता है, बीच में आधा लगा देता है कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि अगर लाइन साथ साथ में आएंगे दीवार कमजोर हो जाएगी। बात समझ गया ना। तो उसी तरह ये तो आपकी सीधे सीधे आपने पढ़ लिया। ठीक, अब हमको यहाँ पे ये बताओ, बस खड़े होते जाना, मैं बोलते जाऊंगा। मान लो मिस्टर शाकिब को मिस्टर रोहिम ने 2 थप्पड़ मारा। ठीक, अब यहीं पे ले लो, खड़े हो जाओ। तुमको किसने मारा, रोहिम ने मारा। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपको मार दिया रोहिम ने, कंप्लेन करोगे, किसको करोगे, मारा है क्या करोगे, आप पुलिस स्टेशन जाओगे। तो पुलिस वाले वहां कहेंगे हुआ क्या आपके साथ, तो आप क्या बोलोगे, मारपीट हुई है। किस लेवल की हुई है, खून वून बहा कहीं पे, चोट वोट आई, क्योंकि वहां पे मेडिकल भी आपका होता है। ठीक है, तो कहा नहीं सर बस ऐसे ही थप्पड़िया दिए, लेकिन आप लिखिए एफआईआर। अरे कह रहे यार इसके लिए एफआईआर करोगे तुम भी क्या, एनसीआर कर देगा एनसीआर। ठीक, अब रोहिब ने तुम्हारा सामान चोरी कर लिया, मोबाइल चुरा लिया तुम्हारा, तब क्या होगा, तभी जाओगे आप, कंप्लेन होगा वहां पे।
कंप्लेन आपने कर दिया, ठीक। एनसीआर में ये होता, आप थाने जाते हो तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, संतुष्टि के लिए आपको लिख लेते हैं, एनसीआर हो गया, नॉन कॉग्निजेबल। उसको फिर वो भेज देते हैं मजिस्ट्रेट के पास, किसकी जांच, वो फिर वो जाता है कंप्लेन में, ठीक है। तो फिर मजिस्ट्रेट वहां पे देखता है कि है करने लायक कि नहीं है। क्या, हाँ वो वहीं से वो नहीं होता तो भेज देता ना, कहता जाइए आप मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो वहीं से वो भेज देता है, ठीक है। नहीं होता तो छोटे मोटे उसमें लिख देता है, धारा लगा के। तो आ हाँ, एनसीआर में वो तो उसका अलग से पूरा चैप्टर ही है ना पूरा, अ, आपका, ठीक। अब दरोगा जी पुलिस वाले कौन थे, अभिषेक खड़े हो जाओ तुमने इनकी एनसीआर लिखी, एफआईआर लिखी, या कंप्लेंट, कंप्लेंट तो आप लिख नहीं सकते हो। अब कंप्लेंट के लिए आपको कोर्ट पर, आप खड़े हो जाओ। हाँ, कंप्लेंट अगर इनकी समस्या एफआईआर वाली है तो कौन लिखेगा, मिस्टर अभिषेक लिखेंगे। अभिषेक कहाँ हाँ दोनों में। अगर एनसीआर का मामला बन रहा है तो आप कहोगे कि आप जाइए कंप्लेंट में, हम नहीं कुछ करेंगे, तो वहां पे पुलिस वाले अमूमन अपना हाथ झाड़ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना चोट दिख रही है ना कुछ दिख रहा, झूठ भी बोल सकते हो आप। तो ये जांच का विषय होता है, तो पुलिस वाले जांच वाच तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहेंगे जाइए आप। इनके पास आप आए, मिस्टर अभिषेक आपका भी नाम है, दोनों अभिषेक दोनों का नाम है। इनके पास आपने कंप्लेन कर दिया, तो कंप्लेन की प्रक्रिया कहाँ पे चलेगी, किस चैप्टर में, चैप्टर 16, 200, 223 से 226 में। देखना, आदमी पीड़ित है ना, आपको भी पीड़ित बना दे क्या, आपकी स्कूटी चोरी करवा देते हैं। पीड़ित आप मतलब, अब ये पीड़ित व्यक्ति कहाँ गया, थाने गया, थाने में काम नहीं हुआ, कहाँ गया, कोर्ट कंप्लेंट करने गया। फिर उसी में अगर वो भगा दे, बेचारा गंभीर रूप से घायल है, या चोरी नहीं, चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो वो एसएसपी को भी लिख के सूचित करेंगे। एसएसपी किसको बनाया जाए, एसपी, एसपी किसको बनाया जाए, हाँ उनको, चलो तुम खड़ी हो जाओ, ये एसपी बन गए हैं, ठीक है। रितु सिंह एसपी है आपके यहाँ की, ठीक है। अब इनको आप कुछ नहीं करोगे, आप इनको लेटर लिखोगे कि हाँ, हाँ और का कहानी थोड़ी कहोगे वहां पे, बाई डाक आप भेजोगे, ठीक। नहीं हुआ, रिफ्यूज कर दिया, जज ओ एसपी ने भी रिफ्यूज कर दिया। अब आप मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाओगे, क्या लेके, कंप्लेन लेके, ठीक है। यानी ये छोटे मामलों में होता है, जब पुलिस वाले या पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, घोर लापरवाही करते हैं, तब आप कंप्लेन में जाओगे, ठीक है। 156 पहले था, अब क्या हो गया है, अब 100, हाँ 174 4 में। अब गए, अब वहां पे मजिस्ट्रेट साहब ने देखा, जांच किया, आपने एफिडेविट दिया, अपने साथ जिसको ले गए थे उसकी मजिस्ट्रेट साहब ने जांच किया और उन्होंने आदेश कर दिया एफआईआर का। डायरेक्ट नहीं करते, अगली पार्टी को भी बुलाते हैं कि बुलाइए उसको, क्योंकि आपने एफिडेविट दे दिया तो आपका इंपॉर्टेंस तो समझा जाएगा, लेकिन अगली पार्टी को भी बुलाएंगे, समझेंगे कि है कि नहीं है, अगली पार्टी की भी सुनेंगे। अगर लगता है कि नहीं इनके साथ नाजायज हुआ है, गलत हुआ, तब फिर किसको, एसपी को डांट फटकार के साथ आदेश होगा कि आप एफआईआर करवाइए। फिर ये भेजेंगे अभिषेक को, ठीक है, मुहर्रिर को, मुहर्रिर मतलब थाने सीओ को भेजेंगे, सीओ फिर अपने सर्किल दरोगा को भेजेगा, मामले में एफआईआर करिए, एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करिए। ये प्रोसेस हो गया, ठीक, समझ में आ गई। अब अभिषेक ने तो एफआईआर लिख दिया, अब ये हुआ कि भाई आईओ बना दिया जाए, तो आईओ किसको बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको बना दिया जाए, मिस्टर आशीष को। अब आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया गया, अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या लेके जाओगे, किस धारा में, डायरी लेके, किस धारा में, 192 में डायरी मिलेगी आपको। डायरी में आप लेके डेली जाओगे, नजरी नक्शा बनाओगे, सब जितने लोग
एफआईआर लेके जाओगे, एफआईआर में जितने लोगों का नाम लिखा है, फिर आके धीरे से कहो। हाँ, जनरल डायरी नहीं होती वो, केस डायरी होती है वो, तो केस डायरी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, जनरल डायरी होती है, वो थाने में रखी रहती है। थाने पे ये जब निकलेंगे डायरी लेके तो उस जीडी में चढ़ाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। रोज नामचा उसको बोला जाता है, रोजाना। हाँ, डेली रूटीन डायरी, ठीक है। बात समझ ना, डेली रूटीन डायरी में वो लिखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, या कोई भी पुलिस वाला वहां से निकलेगा थाने से तो लिखेंगे, वो थाने की कार्रवाई। हाँ, डे वाइज वो रोज नामचा होता है, लिखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर में इनको कुछ लगा या कुछ सिफारिश आ गई इनके पास, अभिषेक के पास गए, यार एफआईआर में तुमने ऐसे ऐसे लिख दिया, आदमी था क्या, तुमको पता है कुछ। दोनों आपस में साठ गांठ करेंगे, जैसे डिलीट हो सकता है क्या, है मतलब एक ये अलग थिंग है, ठीक है। हाँ, तो अब कह रहा नहीं नहीं वो चढ़ गया, ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन हो गया क्योंकि आपको एफआईआर की प्रतिलिपि फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, तो आपने तो दे दिया, अब तो आपने हाथ मान दिए अपने, अब नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने लिख के, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अब इनको लगा कि उसमें कुछ लोगों का नाम गलत, तो इनको पावर है कि उसका उसका नाम ये हटवा सकते, लेकिन ऐसे नहीं कि जाके बैठ के और कहें कि इसको इसको हटा दो। हाँ, लूप होल यही है, तो नहीं हटवाएंगे, ठीक है। अभी जांच करेंगे, करने के बाद जब मामला सब सेट हो जाएगा तब जाके वहां पे फिर ये क्या करेंगे, आईओ महोदय, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इतना पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, सिंपल दरोगा ही है, दरोगा जी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है। अब ये जाएंगे एपीओ के पास, खड़ी हो जाओ तुम। अब ये बुलाएंगे, मैडम ये देखिए ये तमंचा मिला है, और ये कट्टा मिला है, ये अफीम मिली है, ये मिला, बताइए कौन कौन सी धारा लगाए। आईओ भाई इन्वेस्टिगेशन के पास मिला ना, तो अब ये एपीओ के पास जाएंगे, मैडम ये चीज है, बताइए कौन कौन सी धारा लगाए, तो एपीओ कहेगा कि ये धारा। हाँ, नहीं नहीं, तो अब, हाँ हाँ चलो, अभी तो वो अभी लूप होल्स में मत जाओ, अभी कानून पे देखो। अब इन्होंने कह दिया ये धारा लगा दो, ठीक है, क्योंकि इनको यहाँ पे भी असिस्ट करना है, कोर्ट में भी असिस्ट करना है, तो अब मेन रोल आ गया किसका, एपीओ का आ गया, ठीक। आपने डायरी मेंटेन करने के बाद डायरी सबमिट कर दिया कोर्ट को, ठीक। कोर्ट से फिर ये डायरी रिसीव करेंगे, जो एपीओ होगा वो डायरी रिसीव करेगा। अब आपका काम खत्म, आप बैठ जाओ, आपका काम खत्म, आप भी बैठ जाओ, ठीक है, आपका भी काम खत्म, आप बैठ जाओ, आपको तो पीड़ित हो, आप तो बैठ ही जाओ, ठीक है। अब एपीओ खड़ा, एसपी का भी काम खत्म, बैठ जाओ। अब कोर्ट का काम खत्म, शुरू हो गया, ठीक। डायरी केस लगी, जज साहब, जज किसको बनाए, अब समझते हैं। नहीं नहीं, आप जज साहब के सामने ले जाए, किसको बनाया जाए, हैं? खुशबू को बना देते हैं। अब तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है, तुम खड़ी होकर थोड़ा ऊंचे बैठ जाओ। तो खड़े होके थोड़ा ऊंचे बैठ जाओ ना, जज ऊपर रहता है ना, वो नीचे रहेंगे। कोर्ट कोर्ट साहब हमेशा बेचारे नीचे रहते हैं, तो एपीओ और जज में ये अंतर होता है। कोर्ट कोर्ट साहब को हमेशा खड़ा रहना होता है, जज साहब को हमेशा बैठा रहना रहता है, ठीक है। अब आपने कहा कि चलिए फाइल ड्राइव करिए, देखते हैं क्या है। आपने पूरा कहा साहब ये है, ये है, ये है, अगली पार्टी कह रही नहीं साहब ये नहीं, ये है, ठीक। पहले आपने सारे कागजात देख लिए कि जो जो इसेंशियल रिक्वायर है, जो अभी आपने कहा था ना, जज साहब ने क्या किया, कॉग्निजेंस ले लिया। अब किस मामले का है, पुलिस रिपोर्ट पे है, कंप्लेंट पे है, किस पे है, तो वो उसी नेचर से पुलिस रिपोर्ट पे तो सारी प्रतिलिपियां वो अगली पार्टी को रिसीव करवाएंगे। पूछेंगे कोर्ट साहब से कि आपने रिसीव करवाया कि नहीं करवाया, तो बोलेंगे हाँ सर करवा दिया है, ठीक है, करवा दिया है तो तारीख लगा दो अगली। पहले तो रिसीविंग हुआ, तारीख लगा दो अगली, अगले तारीख में आना, जांच करेंगे। एफआईआर हुई, ये हुआ, मारपीट हुई, अच्छा, बुलाइए, गवाहों को बुलाइए। अब आपको लगा कि पेपर फाइल आपकी दुरुस्त है, आप में उसमें कुछ लगा नहीं, लेकिन अगर बीच में लग गया आपको कि ये बताओ, जब उसके सर में चोट नहीं है और हाथ में दो टांके लगे हैं, तो तुमने इसको 307, पुराना नया कौन सा होगा, 307, नया 109, 109,
तुमने 307 नहीं 109 कैसे लगा दिए तुमने? शक हुआ आपको? तो अब आप जवाब दोगे, क्योंकि आप भी तो बैठ के लगवाई थी। अब आप साबित करोगे। अगली पार्टी कह रहा ना साहब 109 लग ही नहीं सकता, वो साबित कर, आपको लग रहा है बात सही है, नहीं हो सकता। तो वो बताएंगे, वो जज साहब ला के रूलिंग दिखाएंगे, मैडम देखिए सर के ऊपर अगर चोट नहीं है तो 109 नहीं लगेगा, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, गंभीर नहीं है, घाव ज्यादा नहीं है, खाली खाल कटी थी, अंदर आधा इंच गया ही नहीं था, फरसा जो भी है जिससे भी मारा था वो नहीं गया था, खाली खाल कटी, टांके लगे 6-7। नेचर क्या था हथियार का जो भी है, नहीं ना, गलत लगा दिया आपने। कोर्ट जी आपने, अब वहां कुछ नहीं बोलोगे आप, ये एक ही साथ में तो काम कर रहे हो। कुछ होते हैं आंख दिखा देते हैं, ऐसे काम किया जाता है, हड़का देते हैं, डांट देते हैं। कोर्ट में होगा ये, अगला पार्टी भी खड़ी है ना, तो अब वहां पे जांच हो रही है भाई, कि क्या लगाया क्या नहीं लगाया, वही संज्ञान पे, संज्ञान ले रहे हैं ना अब आराम से, जांच विचारण फिर उसी में लग रहा है, नहीं हटाओ इसको, ये सेक्शन हटाइए। कोर्ट फिर आपने लिख के दे दिया, तो आपके पास गए, आपसे वहां पे जाके, तो ये हो गया। इसके बाद जब सब हो जाता है, जांच विचारण सब हो जाता है, दुरुस्त हो जाती है, फिर आप कहोगे चार्जशीट लगा दो। अब इस पे ये चीज बन रही है, ये आप, हाँ चार्जशीट कोड बनाते, ये चार्ज लगाता, चार्जशीट नहीं बनाता, चार्जशीट तो उन्होंने भेज दिया। इन्होंने अभी कुछ नहीं बनाया, इन्होंने इन्होंने सिर्फ उनको असिस्ट किया, सलाह दिया, अभी कुछ नहीं किया। अब ये उस केस की पैरवी करेंगे, सरकारी वकील होंगी ये अब, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है किसकी तरफ से, साकिब की तरफ से ये वकालत करेंगी अब, ठीक है। तो अब ये उनकी वकील होंगी, मतलब सरकारी वकील, क्योंकि इनकी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट रहते, इसीलिए देखा होगा फला बनाम फला होता है। अब जो रोहित थे उनकी तरफ से दूसरा वकील को ही रख लिया, उन्हें इमरानुल्लाह को रख लिया, बड़े वकील को, है ना। तो इमरानुल्लाह तो हाई कोर्ट के, वो तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट में होगा उनको रख लेंगे। तो अब आपने जब जांच किया, सब कुछ किया, और आपने कहा ठीक है इसको ट्रायल में ले जाइए, शुरू कर दिया आपने ट्रायल, आप मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास। तो अब उसमें अगर मान लो चार्जशीट में 3 वर्ष के नीचे तक के अपराध हैं, तभी तो आपका जुरिस्डिक्शन मिला ना, अगर ऊपर का होता तो तब आप कहे तो मेरे बस की नहीं, इसको ट्रांसफर कर दो, कमिट, हमेशा आप ही लोगों को करना होता है। हाँ लोअर ही, वही तो कह रहा ना, अभी इन्होंने कहा कि इसमें तो 7 साल का है, तो मेरा ही नहीं, तो इन्होंने ऊपर कर दिया, सीजीएम को कर दिया, 7 साल तक का है ना तो सीजीएम को कर दिया, उससे ऊपर है तो सीजीएम ने कहा कि ले जाओ ऊपर, ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ जाएगी। अब मान लो अगर आपको लगा कि मैं ही ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, तो शुरू कर दीजिए, समन मामला हो या वारंट मामला हो, तो वारंट मामले में भी कर सकते हो, समन मामले में भी, 3 साल तक कर सकते हो, तो 2 साल का हो, 6 महीने को, 8 महीने को, जितना भी नहीं, 3 साल के ऊपर नहीं करोगे, नीचे का करोगे आप ट्रायल, ठीक है। अब आप शुरू कर दीजिए, बुलाइए, तारीख लगाइए, गवाह आएंगे, शुरू होगा, फिर उसकी ट्रायल की प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक, बात समझ में आ गई। और ट्रायल के बाद आपके पास क्या मिलेगा, या तो दोष सिद्ध करोगे या तो दोष मुक्त करोगे, जब दोनों तरफ से साक्ष्य आ जाएंगे तो क्या होगा, कन्विक्टेड होगा या एक्विटल होगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो अब मान लो आपने सजा दे दिया, अब आप 3 साल तक के अंदर वाले केस देखी हो, सजा कर दी हो, तो अपील तो हाई कोर्ट तो जाएगी नहीं, सेशन कोर्ट जाएगी आपकी अपील, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं जाएगी, हर अपील हाई कोर्ट नहीं जाती, वो मृत्युदंड के बारे में होता है, तब वो वहां पे हम लोग जाते हैं, तो उसमें जो चैप्टर 30, चैप्टर 30 के 30 है ना, चैप्टर 30 क्या करते हैं उसमें, मृत्युदंड, उसमें तो दिया नहीं, आप दे ही नहीं सकती हो, तो आपने तो छोटे मामले में दिया ना, तो आपकी अपील सेशन कोर्ट में चली जाएगी, ठीक, और फिर निर्णय भी आपने लिख दिया, आपकी अपील भी हो गई, और अगर अपीलेबल मामला नहीं है तो
रेफरेंस रिवीजन तो आप नहीं कर सकती, नहीं। आपके मामले का रेफरेंस रिवीजन लायक अगर होगा तो सेशन को जाएगा या फिर हाई कोर्ट को जाएगा। ठीक है, रेफरेंस ऊपर होता है हमेशा। रेफरेंस ऊपर ऊपर की कोर्ट को होता है। ठीक है, कि सलाह ले लो अगले से कि मामला क्या है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिवीजन तो खुद ही कर सकते हो। अगर मान लो आप अगले पार्टी को लगा कि आपने साहब इसमें एक बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिएगा, तो रिवीजन कर सकते हो आप। रेफरेंस ये होता है कि हमारे बस की बात नहीं है, इसको हमें पूछना पड़ेगा अगले से। जैसे पेशेंट को नहीं होता, रेफर कर दिया जाता है, वो हाथ खड़ा कर देते हैं ना जज साहब लोग, समझ में नहीं आ रहा हमें इसमें क्या करें। तो आप भी आपने रेफरेंस ले लिया सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से कि साहब ये मामला है, इसमें हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। रेफरेंस आपने ले लिया, तो रेफरेंस में जो आएगा फिर उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। क्योंकि जो भी उसमें हो, कोई जरूरी नहीं, कोर्ट लेती है रेफरेंस। हाँ, वो उसके ऊपर है, नहीं। नहीं, जो अगर हाई कोर्ट से आया तो मानना पड़ेगा आपको। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी फाइल को डिस्पोज ऑफ करना है। अगर रेफरेंस ले लिया है तो आपने, भाई क्यों, इसलिए लिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब तो मानना ही पड़ेगा ना। जैसे मान लो हम डॉक्टर हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या दवा दी जाए, क्या ना दिया जाए, मामला गंभीर है। तो हमने अपने सीनियर से पूछा, सर ऐसी ऐसी बात है, सुनिए क्या करें हम। तो उन्होंने कहा ये दवा दे दो। तो अब क्या करोगी आप, दूसरी दवा दोगी क्या? वही जो सीनियर ने बोला, जो कि समझ में नहीं आ रहा था, तो तभी तो आपने पूछा। जब पूछा है तो कौन सी दवा दोगी? जो सीनियर ने बताया ना वही तो देंगे अब। नहीं, वो चीज अलग हो जाती है, वो अलग हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बैठ जाओ। हाँ, अलग अलग जाएगा, अलग अलग कोर्ट में जाएगा, हाँ। हम्म हम्म हम्म। कॉग्निजेंस वही कितने उसमें लेता है, 193 था पुराना, 190 था, 190 था, अब 210 हो गया है। तो उसमें चार बातें होंगी, लिखी होंगी। चार क्लास लिखे, कौन कौन से क्लास लिखे हैं? हाँ, कंप्लेंट पे तीसरा सुमोटो होता है, नहीं जज साहब स्वयं ले सकते हैं। देखा होगा ना, बहुत से मामलों में जज साहब सुमोटो ले लेते हैं। ठीक, तो ये सीन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। ये सीन समझो पहले, देखो पढ़ना तो अभी है ही है, अभी तो पढ़ेंगे ही। जितने शब्द आए सब पढ़ेंगे। अभी जुरिडिक्शन भी पढ़ेंगे, फिर एपीओ का नियुक्ति पढ़ेंगे, है ना। फिर पुलिस वालों से तो कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ पे उच्चाधिकारी दिया हुआ है। तो पुलिस वालों को भी असिस्ट करने के लिए गांव वालों को भी, हर आदमी को बाउंड किया जाता है कि अगर पुलिस वालों को जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद करिए, हेल्प करिए। तो चैप्टर कौन सा है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, सेक्शन 30। हाँ, ठीक है ना। और फिर न्यायालयों का वर्गीकरण है, शुरू में है अधिकारिता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि न्यायालयों का गठन, और फिर पावर, न्यायालय की शक्तियां। तो शक्तियों में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सी सजा दे सकता है, कौन से मामले का वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई? आ गई? तो कल कोर्ट बैठा देते हैं। हाँ, अभी तो वकील का तो रोल ही नहीं आया। एक वकील भी होगा ना, और अब रोहित है नहीं, नहीं तो वकील करता वो अपना, है ना। अभी तुमने तो कर दिया, उसको नोटिस जाएगी, तुम्हारे खिलाफ केस हो गया है, वो कल आएगा फिर अब। हाँ हाँ, तो उसके खिलाफ चल रहा है, तो इसकी तरफ से तो हो गया ना, वो वकील हो गया ना, वो वकील करेगा अपना ना। बात समझ गए कि नहीं? अब कल वो आएगा तो फिर वकील करवाएंगे उसकी तरफ से, सैफ को रखा देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आपका इसका कॉन्सेप्ट होगा पढ़ने का पहले। अब चाहे एक तरफ से पढ़ लो, चाहे पहले इन चीजों पे कमांड कर लो। ठीक, तो इसी में फिर बीच में
जो सामाजिक अपराध नहीं होते हैं, मतलब महिलाओं से संबंधित नहीं होते हैं, बच्चों से संबंधित नहीं होते हैं, है ना, तो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि बार्गेनिंग कर लो। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया था 2005 में। ठीक है, क्यों आया था? हमारे देश में जो ये पेंडेंसी ऑफ सूट्स हैं, केसेस हैं, अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये कि अगर कोई व्यक्ति समझौता करना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार कब कुछ ले दे के निपटा लो, ये बोलते हो नहीं आप लोग आपस में, तो इस मामले में भी यही हो कि कुछ थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करके, अब सजा ज्यादा होनी है तो अगले से पूछ लो कि अगर वो कंप्रोमाइज करना चाहता है तो कर ले। तो प्ली बार्गेनिंग में आपको इनिशिएट करना पड़ता, आपको लिख के देना पड़ता है कोर्ट में, कोर्ट परमिट करेगी तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोर्ट परमिट कर रही है कि ठीक है प्ली बार्गेनिंग हो जाएगा, तो अब उसमें पनिशमेंट देता है कि कम 5 साल का है तो 2 साल करके देता है, तो वो बार्गेनिंग का मतलब यही है कि समझौता होगा दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन कोर्ट के सामने होगा। फिर एक होता है समनी और असमनी, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो कौन से केस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बीच में आएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी बीएनएसएस में ट्रैंक्विलिटी, जो परिशांति कायम रखने के लिए, जो अभी आपने कहा था ना कि जो उत्पात होता है, जो विघ्न होता है, तो परिशांति कायम करने के लिए जो जमीन से संबंधित अपराध हो रहा, उन्हें घटना हो, चाहे वो न्यूसेंस से संबंधित हो, तमाम तरह की चीजें होती है, तो वो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो अमूमन वहां से वो, तो ये मतलब कहने का कि जो बीएनएसएस है ये मैक्सिमम उसमें आपका एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम उसमें, यानी हर एक आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है, हर एक आदमी को। कंपाउंडेबल वाले नहीं नहीं, वो अलग होता है, वो प्ली बार्गेनिंग अलग हो, कंपाउंडेबल, उसको कंपाउंडेबल में ही कि उसमें हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्ट भी कर सकती है। कुछ मामले होते हैं जिसमें कोर्ट आपसे पूछती है, आपसे पूछने, यानी कोर्ट के परमिशन से ही होगा वो, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसी में बहुत सी चीजें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि सजा हो गई है तो सजा का निलंबन कब हो सकता है, परिहार कब हो सकता है, लघुकरण कब हो सकता है ना, कम्यूट, रिमेट एंड रिप्राइव, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतना दिमाग में रखो कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध किया है। अब अपराध कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, रेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो होगा तो फिर उसका एफआईआर होगा, कॉग्निज कंप्लेंट होगा, और अगर नहीं लिखा जा रहा है तो फिर कंप्लेंट होगा, है ना, और लिख लिया तो कोई बात नहीं। तो आपके पास हथियार 3 है, और हथियार 3 क्यों दिए गए, सिर्फ एफआईआर ही क्यों नहीं दिया गया? अगर सिर्फ एफआईआर ही दिया जाता तो पुलिस वाले और मनमाना हो जाते। ठीक, तो फिर उसके ऊपर के अधिकारियों को भी दिया गया, भाई एसपी को भी दिया गया कि एसपी के पास करिए आप, वो लिखवाएगा रिपोर्ट, वो भी नहीं सुन रहा है तो मजिस्ट्रेट को दिया गया, कोर्ट को दिया गया, ताकि कहीं से आपके साथ अन्याय ना होने पाए। अगर आप न्याय चाहते हो तो, अगले को दंडित कराना चाहते हो। ठीक, क्लियर? तो ये चार्ट जो बना हुआ है, ठीक है, इसको बना लेना, इनके पास होगा, रखा होगा, बना के इसको रटना है। हाँ, ठीक है, यहाँ शुरुआत होती है। नहीं, और पीछे होगा, और पीछे होगा। हाँ, यही से, यहाँ, यहाँ से यहाँ। हम्म। उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, साथ ही में था। ठीक है, इसको बना लो है, क्या इसके पास होगा, बना लो अपना, बना के इसको याद करो, क्योंकि फिर आप जानते हो क्या होगा, फिर इसमें हम लोग करेंगे क्या, फिर एक दिन बड़े पढ़ा देंगे हम, पढ़ाने के बाद फिर आपसे पूछेंगे एफआईआर हो गई है या एनसीआर हुई, या एनसीआर नहीं हुई, तो अब बताओ
इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ गई रिपोर्ट, कहाँ गई, एसपी के पास भेजी, सीओ के पास भेजी, किस किस माध्यम से जाएगा, ठीक है। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया, तो गवाह को बुलाए कि खुद गए, तो बुलाने का आपको अधिकार कहाँ पे है, किस धारा में है कि आप गवाहों को बुला सकते हैं ना। फिर क्या क्या बयान लिया आपने, बयान दर्ज किया, एफआई साइन लिया कि नहीं लिया, फिर उसी में मजिस्ट्रेट के पास ले गए कि नहीं ले गए, मजिस्ट्रेट का ही बयान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पूरा देखेंगे, ठीक है। आप लोग भी ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग भी अपना बना ली, जो नए लोग हैं वो बना लेंगे। दिख रहा है ना साफ। तो ये इसका बेस होगा, अगर ये नहीं याद रहेगा फिर दिक्कतें होंगी, तो अब समझ में आ जाएगा, फिर जो जो शब्द टर्म्स यूज करेंगे फटाफट आता चला जाएगा आपको। 5 दिन। आगे जा पीछे जा, ये तो खाली है। खाली कैसे रह गया था। 1 मिनट आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, नहीं तो इसको भी